बैठ जाओ। ये बोली ना, दो कैटेगरी में हम लोग बांटते हैं, एक्वेटिक और दूसरा टेरेस्ट्रियल। अगर इनकेस टेरेस्ट्रियल वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा उस टाइम तो लैंड लिख दो, ठीक है। टर्म इकोसिस्टम गिवन बाय एजी टैक्स पे बैठ जाओ। आप मुझे बताओगे नेचुरल इकोसिस्टम और मैनमेड इकोसिस्टम एग्जांपल्स। मैनमेड गार्डन, एक्वेरियम। आप मुझे एंथ्रोपोजेनिक ये इकोसिस्टम के एग्जांपल्स बताओगे। एंथ्रोपोजेनिक इकोसिस्टम्स बेटा, मैनमेड इकोसिस्टम। एंथ्रोपोजेनिक को हम लोग मैनमेड इकोसिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। तो वर्ड ऐसे पूछ सकता है, एंथ्रोपोजेनिक या मैनमेड, ठीक है बेटा। आप मुझे बताओगे प्रोडक्टिविटी क्या होता है। कल आए थे क्लास, नहीं आया हो तो फिर आप नहीं बता पाओगे, बैठ जाओ। आप मुझे बताओ 4 फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। 4 फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ, कल नहीं आई थी लेकिन पहले तो आए हो ना, बहुत दिन से एब्सेंट हो बेटा। आप बताओ 4 फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। नहीं पता बेटा, आप बताओ 4 फंक्शनल एस्पेक्ट। हाँ, फंक्शनल एस्पेक्ट बेटा, फंक्शनल एस्पेक्ट नहीं, वो सब तो एबायोटिक फैक्टर्स हो गए, वो सब तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट में आ जाएंगे। बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या क्या प्रेजेंट है। फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम, फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। बेटा आप बताओ, पहले अपना नाम बताना। विराट चौधरी, मुझे नाम ही याद नहीं रहता सबका, ठीक है। हाँ, प्रोडक्टिविटी, फूड चेन नहीं, एनर्जी फ्लो नहीं, फूड चेन बेटा बोलना सही नहीं, क्योंकि हाँ, अगर नेचर में देखा जाए ना, बैठ जाओ पहले, सब कोई बैठ जाओ। नेचर में देखा जाए तो फूड चेन ना पॉसिबल ही नहीं है। अगर नेचर में ऐसे देखा जाए प्रैक्टिकल बेसिस पर, तो फूड चेन पॉसिबल नहीं है। क्या पॉसिबल है? फूड वेब पॉसिबल है, फूड वेब पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा ट्रॉपिक लेवल पर हो सकता है, तो नेचुरली हम लोग फूड चेन बनाते हैं। वो हमारा क्या, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, वो हमारा एनर्जी फ्लो ही दिखा रहा है, लेकिन हम लोग फूड चेन नहीं बोल सकते, फूड वेब, आप उसका एनर्जी फ्लो ही बोलो, ठीक है। आप उसका एनर्जी फ्लो बोलो। और फोर्थ क्या था? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। बेटा आप बताओगे मुझे स्टैंडिंग क्रॉप, स्टैंडिंग क्रॉप नहीं पढ़ के आओ बेटा, आप बताओ स्टैंडिंग क्रॉप। हाँ, टोटल बायोमास इन एन एरिया, ठीक है, टोटल बायोमास इन अ गिवन एरिया। बेटा आप मुझे बताओगे, हाँ आप ही, स्टैंडिंग स्टेट, ये स्टैंडिंग क्रॉप बता दें, स्टैंडिंग स्टेट तो आप ही को बोल रहे हो। स्टैंडिंग स्टेट, हाँ, इनऑर्गेनिक मटेरियल जितना भी एक गिवन एरिया में प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग स्टेट। और जितना बायोमास प्रेजेंट है उसको क्या हो जाएगा? स्टैंडिंग क्रॉप। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। आप बताओगे प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, हाँ, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास बोलो, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास, ठीक है। आप मुझे बताओगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। बैठ जाओ। हाँ, न्यू ऑर्गेनिक मैटर स्टोर, ये सही है। ये आप बस ये मुझे कंफर्म करो कि वो प्रोड्यूसर लेवल पे होता है, कंज्यूमर लेवल पे होता है? कंज्यूमर लेवल पे होता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप मुझे बताओगे प्रोडक्टिविटी का वेट में यूनिट, प्रोडक्टिविटी का वेट में यूनिट, प्रोडक्टिविटी का वेट में यूनिट। अंशु को बताओ बेटा। हाँ, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर है। बैठ जाओ। आप मुझे बताओगे एनपीपी, क्या आप एक भी क्लास नहीं करो? फुल फॉर्म में बस बता दो, एनपीपी। अच्छा आप ये मुझे बताओगे कि प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल दो। आप मुझे बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ। प्रोड्यूसर का एग्जांपल दो, प्रोड्यूसर्स का एग्जांपल दो। प्लांट्स, ठीक है, बैठ जाओ। और कोई किसी को डाउट? अभी तक जितना मैंने प्रोडक्टिविटी पढ़े, प्रोडक्टिविटी तक से ही पूछना, पूछो, क्लास के बाद देखें। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्या स्टार्ट करने वाले? क्या है? जीपीपी एनपीपी का क्वेश्चन है बेटा, क्या जीपीपी एनपीपी का क्वेश्चन है? क्या है क्वेश्चन? कोई वैलिड क्वेश्चन ही है ना? ले आओ देख लेते हैं।
बेटा इजी है ये, अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आप एनर्जी फ्लो नहीं पढ़े हो। और ये वाला जो हो गया ना, ये सीक्वेंस आपका फूड चेन का सीक्वेंस हो गया, तो ये आपका एनर्जी फ्लो से हो जाएगा। मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है, यही सेम क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग का ना, मैं बताई थी कि अगर ट्रॉफिक लेवल बढ़ता है ना, तो हमारा हर ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, 10% ही एनर्जी पास कर पाता है, ठीक है। जैसे अगर एक फूड चेन बनाते हैं हम लोग, प्लांट, चलो इसको ब्लास्ट कर देते हैं। क्या हो गया? अरे कोई बात नहीं, ये समझो ना, ये आप लोग अभी, आप लोग को आज एक डीपीपी मिलेगा, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन है, समझ जाओ, थोड़ा 2 मिनट बस लगेगा। ग्रास हॉपर, और इसको मान लो कोई बर्ड खा रही है, इसको मान लो कोई बर्ड खा रही है, ठीक है। तो ग्रास मान लो हमारा 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करा, ग्रास मान लो हमारा 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करा, तो ये नेक्स्ट पे पास होगा तो कितना हो जाएगा, 100 जूल, ठीक है। सिर्फ इसका 10% जाएगा, सिर्फ इसका 10% जाएगा। फिर ये नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे बढ़ा तो 10 जूल, ठीक है। अब आपका जो क्वेश्चन था उसमें शायद 3 या 4 टॉपिक लेवल था ना, पहला था 20 जूल, तो दूसरा में क्या हो जाएगा 20/10, ये आ जाएगा 2 जूल। नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे जाएगा 2/10, 0.2। आपका कितना टॉपिक लेवल था, 4 था, आपका 4th पूछा था ना, तो इसमें आप कर दो 0.2/10, मतलब 10% हम लोग बेसिकली निकाले, इंटू 100 कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। क्लियर है? तो ऐसे कैसे पास करेगा, 10% ही है, और ये लिंडमैन देते हैं 10% लॉ इसको कहते हैं, ठीक है। सिर्फ 10% ही पास करता है, नहीं वो 10% ही करता है, ये रूल है, ये लॉ है, ठीक है। सिर्फ 10% ही नेक्स्ट में पास करेगा। क्लियर है? तो अब हम लोग आते हैं डिकम्पोजिशन पे। क्या होता है डिकम्पोजिशन? हाँ, डेड और डीकेइंग मैटर, ठीक है। डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस का नाम है, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूसर लेवल पर क्या हो रहा है कि हमारा इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा है, तो डिकम्पोजिशन में क्या बनेगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, ठीक है। हाँ, डेड ऑर्गेनिक रहेगा, ये हमारा डेड ऑर्गेनिक रहेगा, ठीक है। तो अब इस तरीके से बस हम लोग ना वर्ड्स पे खाली जाओ, कीवर्ड्स को पकड़ो और डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज द फिजिकल and chemical breakdown, physical and chemical breakdown of dead organic into inorganic substance, ठीक है, with the help of, कौन हेल्प करेगा, with the help of, कौन हेल्प करेगा इसके लिए, डिकम्पोजर्स या डेट्रीवोर्स, है ना। with the help of decomposers, डिकम्पोजर्स ही करेंगे ये काम, प्रोड्यूसर्स तो नहीं कर सकते, कंज्यूमर नहीं कर सकते। तो क्या, इट इज अ फिजिकल and chemical breakdown of dead organic into inorganic substance with the help of decomposers, and the process is called decomposition। आप बताओ कि आप लोग ये डेफिनेशन खुद से लिख सकते हो, लिख लोगे, बस वर्ड्स पे जाने, ठीक है। डेफिनेशन खुद से लिख लोगे, फिजिकल और केमिकल ब्रेकडाउन हो रहा है किसका, डेड ऑर्गेनिक का इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस। कौन कर रहा है ये काम, डिकम्पोजर्स कर रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन, ठीक है। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? इसके ये ना कुछ स्टेप्स में होते हैं, ठीक है। द ब्रेकडाउन takes place in the following steps.
स्टेप्स है? फ्रैगमेंटेशन, पढ़े हो आप लोग तो बोलो। लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और लास्ट हमारा मिनरलाइजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स में हमारा डीकंपोजिशन का प्रोसेस होगा। क्या क्या है? फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। क्या हो गया बेटा, डाउट है? हाँ, नहीं लिखना नहीं है अभी, मैं समझा रही हूँ। ठीक है, फिर मैं टाइम दूंगी लिखने के लिए। ठीक है, अभी लिखना नहीं है, समझने पे ध्यान दो बेटा, फिर आप खुद से भी लिख लोगे। वैसे मैं लिखवा दूंगी, मैं प्रॉपर नोट्स दे दूंगी। ठीक है, ये हमारा लीफ है, ये क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर, और ये क्या है हमारा? अर्थवॉर्म। ठीक है, ये हमारा अर्थवॉर्म है, और ये हमारा डेड ऑर्गेनिक मैटर है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक लार्जर फ्रैगमेंट है। लार्जर फ्रैगमेंट है, यहां पर प्रोसेस होगा हमारा क्या? फ्रैगमेंटेशन का। ठीक है, हमारा यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा? फ्रैगमेंटेशन का। अब ये जो हमारा एक बड़ा सा लीफ है, इसके क्या होंगे? फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। आ जाओ बेटा, इसके क्या हुए? फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, इसको हम लोग डेट्रिटस भी कहते हैं, डेट्रिटस। इसके छोटे फ्रैगमेंट्स हुए, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्मॉलर फ्रैगमेंट्स। अच्छा, ये आप लोग मुझे बताओ कि ये हमारा ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? स्मॉलर फ्रैगमेंट, ये बताओ कि ये हमारा ऑर्गेनिक हुआ कि इनऑर्गेनिक? इनऑर्गेनिक हो गया। हमारा एक लार्जर फ्रैगमेंट स्मॉलर फ्रैगमेंट्स में टूटा, क्या ये इनऑर्गेनिक हुआ कि ऑर्गेनिक है? ये स्मॉलर फ्रैगमेंट्स हमारे ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक है, बस छोटे छोटे टुकड़े हुए अभी तक। ठीक है, अभी तक बस क्या हुआ है? छोटा छोटा टुकड़ा हुआ है। इसके बाद ये जो छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं, इसमें से क्या होगा? कुछ फास्ट मूवमेंट होगा। किसका फास्ट मूवमेंट हो सकता है? हमारा जो हमारा वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक मटेरियल इसमें जो बना। ठीक है, ठीक है, इसमें हमारा ना जब स्मॉलर फ्रैगमेंट से टूटा तो कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी बना। ठीक है, तो उसका क्या होगा? उसका काफी फास्ट मूवमेंट होगा, और वो सॉइल लेयर पर जो सॉइल का प्रोफाइल होता है उसमें वो बहुत नीचे चला जाता है। मान लो यहाँ तक हमारा ये सॉइल का लेयर है, ये काफी नीचे चला गया। ये हमारा क्या हो गया? काफी नीचे चला गया। ठीक है, सॉइल के लेयर पर ये क्या हो गया? काफी नीचे चला गया। ठीक है, फास्ट मूवमेंट हुआ, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं हो पाया, और ये क्या हुआ? वाटर सॉल्यूबल था, इनऑर्गेनिक मटेरियल था, और ये क्या हो गया? हमारे सॉइल प्रोफाइल में काफी नीचे चला गया। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लीचिंग। इस प्रोसेस को हम लोग क्या नाम दिए? लीचिंग। ठीक है, और ये यहां पर कैसा है? अनअवेलेबल सॉल्ट। अनअवेलेबल सॉल्ट मतलब ये इतना नीचे चला गया ना बेटा कि अब हम लोग इसको वापस से यूज नहीं कर सकते। ये काफी फास्ट मूवमेंट हुआ। ठीक है, ये हो गया हमारा अनअवेलेबल सॉल्ट। अब हमारा ये वाला जो पार्टिकल है स्मॉलर फ्रैगमेंट से, अब कुछ बैक्टीरिया एंड फंजाई, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके पास ये कैसे अपना फूड इनटेक करते हैं? इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और ये अपने सरफेस से ही करते हैं फूड का एब्जॉर्प्शन, याद है? तो इनके पास कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, इसको ये सिक्रीट करते हैं, और इसको ये क्या करते हैं? फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं इसको। ये वाला प्रोसेस हमारा क्या कहलाया? कैटाबॉलिज्म। ठीक है, वो इसे स्मॉलर फ्रैगमेंट को फर्दर ब्रेक डाउन कैसे करते हैं? कुछ अपने डाइजेस्टिव एंजाइम्स की मदद से। क्लियर है? अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर अब क्या हो जाएगा?
ये हमारा अनडाइजेस्टेड हो गया, अनडाइजेस्ट फूड जो इनका बचा, क्लियर है। अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप है हमारा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है, नाम से क्या समझ में आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, क्लियर है। यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन हो रहा। अब ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, ये हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहा है। ये हमारा किस चीज में कन्वर्ट हो रहा है, ह्यूमस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स कहते हैं इसको, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, इसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स। इसमें अब हमारा क्या होता है, स्लो डिकम्पोजिशन। इसमें हमारा क्या हो रहा है, अब स्लो डिकम्पोजिशन, धीरे धीरे, ठीक है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, लेस माइक्रोबियल एक्शन, लेस माइक्रोबियल एक्शन। ये हमारा क्या, डार्क कलर का होता है और अमॉर्फस होता है। ह्यूमस हमारा कैसा होता है, डार्क होता है और अमॉर्फस होता है। और क्या होता है, कोलॉइडल। कोलॉइडल का क्या मतलब है, कोलॉइडल जैसा आपका जेलीज होता है, शेविंग क्रीम, ये सब देखे हो आप लोग। तो ये क्या होता है, ना ही लिक्विड है और ना ही सॉलिड, हाँ वो बीच में कुछ है, ठीक है। नाइदर लिक्विड नॉर सॉलिड, बस दोनों का बीच का कोई फॉर्म है, ठीक है। तो वैसे सब्सटेंस हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉइडल। अगर कोई चीज एकदम ही सॉलिड, एकदम ही ठोस है, क्या आप उसे मिनरल्स ले सकते हो, आप उसे मिनरल्स नहीं ले सकते हो। और कोई चीज एकदम ही लिक्विड है तो हमेशा उसके मिनरल्स उसके बेस पे बैठ जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, कोलॉइडल है। ये हमारा कैसा सब्सटेंस है, कोलॉइडल है। और इस ह्यूमस का क्या होगा, यहाँ पर क्या हुआ, फास्ट मूवमेंट हुआ। यहाँ पर अब ये जो ह्यूमस है ना, इसमें हमारा स्लो डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन एब्सेंट नहीं बोलेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे स्लो डिकम्पोजिशन, और धीरे धीरे ये क्या चीज में कन्वर्ट होगा, मिनरल्स में कन्वर्ट होगा। मिनरल्स ये रिजर्वॉयर है, ठीक है, मिनरल्स पूरे प्रेजेंट है इसमें, लेकिन क्या होगा, इसमें स्लो डिकम्पोजिशन होगा, मतलब ये धीरे धीरे टूटेगा, ये धीरे धीरे। तो हमारा फिफ्थ स्टेप क्या हो गया, मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन, और यहाँ पर क्या आ गया हमारे, ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। अब ये हमारा ना स्लो मूवमेंट है, इसका क्या है, स्लो मूवमेंट। इस तरीके से समझो कि अगर मैं बहुत फास्ट पढ़ा रही हूँ, ठीक है, आप लोग सब सुन रहे हो, ये सॉइल के लेयर से ही नीचे जा रहा है, लेकिन क्या आप लोग कुछ एब्जॉर्ब कर पाओगे, कुछ समझ पाओगे अगर मैं एक सांस में सब पढ़ा दी तो नहीं। लेकिन अगर मैं धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, समझा समझा के पढ़ा रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग एब्जॉर्ब कर पाओगे। वही चीज़ है कि यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि स्लो मूवमेंट हो रहा है, स्लो मूवमेंट हो रहा है जब सब्सटेंसेस का, तो यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बना ना, तो इस चीज़ का एब्जॉर्प्शन पॉसिबल है, ठीक है। ये अवेलेबल होता है, ये हमारा क्या होता है, अवेलेबल। किसको अवेलेबल होगा अभी, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, प्रोड्यूसर्स को। वापस ये साइकिल चलेगा, क्लियर हुआ प्रोसेस, समझ में आया। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि हमारा एक लार्जर फ्रैगमेंट है, हमारा एक लार्जर फ्रैगमेंट है, ठीक है, इसको डेट्राइटस भी कहते हैं। सबसे पहले अर्थवर्म या और भी कोई जो डिकम्पोजर्स है या डेट्रीवोर्स कहते हैं इनको, ये क्या, इस पे ये इसको ये खाए, इसको क्या चीज़ में तोड़े, स्मॉलर फ्रैगमेंट में। और कुछ इनऑर्गेनिक, जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ना, जो वाटर सॉल्यूबल था, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होंगे वाटर सॉल्यूबल, तो वाटर सॉल्यूबल तुरंत पानी में घुल के क्या हुआ, नीचे चले गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉइल के लेयर पे काफी नीचे चले गए कि अनअवेलेबल हो गया, इसको हम लोग नहीं ऑब्जॉर्व कर सकते, ठीक है। बाकी जो ऊपर लेयर के ऊपर बचा, अब इसे क्या होगा, आगे चलकर कैटाबॉलिज्म होगा, जिसमें जो बैक्टीरिया और फंजाई है ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करेंगे और इसको डाइजेस्ट करेंगे। कंप्लीट डाइजेशन तो होता नहीं है, तो कुछ अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचा। अब ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारा ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। अनडाइजेस्टेड मटेरियल हमारा किस में कन्वर्ट होता है, ह्यूमस में कन्वर्ट होता है। और कैसे क्या होता है, कैसा होता है ह्यूमस, ये क्वेश्चन आता है। ह्यूमस हमारा कैसा होता है, तो हमारा ह्यूमस डार्क होता है, अमॉर्फस होता है, कोलॉइडल होता है और रिजर्वॉयर ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है। इसमें हमारा लेस डिकम्पोजिशन होता है और क्या होता है, लेस यहाँ पे नहीं लिख करके लिखेंगे, स्लो माइक्रोबियल एक्शन। यहाँ पर क्या होगा, स्लो माइक्रोबियल एक्शन,
माइक्रोबियल एक्शन है, वो धीरे धीरे काम करो, क्या करें, धीरे धीरे अब इसको तोड़ रहा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, और इस प्रोसेस को क्या करें हम लोग, मिनरलाइजेशन। और ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो क्या धीरे धीरे मिल रहा है मिट्टी में, तो इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये अवेलेबल है, इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया बेटा आप लोग को, कुछ नहीं समझ में आया, किसको किसको समझ में आया ये टॉपिक, आया समझ में? अच्छा ठीक है, जिनको नहीं आया वो लोग हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मेजॉरिटी है। बेटा क्या हो गया, आपका क्या ध्यान है, समझ में आ गया, क्या हो गया, कहीं और ध्यान था आप लोगों का? डीकम्पोजिशन क्या है, डेफिनेशन पर जाते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम लोग को तोड़ना है इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, ठीक है। और ये ना वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये हमारा वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, ठीक है। क्या हो गया, कोई डाउट है बेटा, समझ रहे हो ना, ठीक है। अब हमारे को एक बड़ा सा हमारा एक डेट्राइटस है, मतलब एक बड़ा सा हमारा क्या है, ऑर्गेनिक, जैसे लीफ है, एक लीफ को क्या एक बार में पूरा डिकम्पोज कर दोगे, क्या ऐसे चुटकी बजा और वो इनऑर्गेनिक बन गया, नहीं। लीफ भी जब नीचे गिरता देखते होगे कुछ उसको फिर कीड़े वीड़े खा रहे, वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट रहे, इसको क्या कहते हैं, फ्रैगमेंटेशन। बड़ा फ्रैगमेंट जो था वो क्या हुआ, छोटे छोटे फ्रैगमेंट में टूटे, ठीक है, कुछ वो छोटा छोटा फ्रैगमेंट में टूटा, तो छोटा छोटा फ्रैगमेंट टूटने के दौरान कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल भी बने, जो क्या हुआ, एकदम फास्ट हमारा जो सॉइल का लेयर है उसमें एकदम वो नीचे मूव कर गए। जब कुछ कुछ जो इनऑर्गेनिक इसमें बचा ना बेटा, ये क्या करा, फास्ट मूव कर दिया, ये हमारा सॉइल है, नीचे हमारा क्या है, मिट्टी है, ये हमारा क्या है, सॉइल का लेयर है, इसके नीचे हमारा सॉइल है, ठीक है। तो अब सॉइल भी आप लोग पढ़ते होंगे, जो सॉइल हॉरिजन हम लोग बोलते हैं, सॉइल हॉरिजन, ये हमारा क्या होता है, बहुत सारा लेयर होता है, लेयर ए बी सी डी होता है, तो ये इतना नीचे, और जो लेयर ए है, लेयर ए है, और लेयर ए के ऊपर हम लोग क्या पढ़ते हैं, उसके ऊपर ह्यूमस रहता है, पढ़े हो, लेयर ऐसे होता है, लेयर ए बी सी डी, इस तरीके से। बी के बाद से ना अवेलेबल नहीं होता हम लोगों को सॉइल, लेकिन लेयर ए के ऊपर हमारा क्या होता है, ह्यूमस यहीं पर प्रेजेंट है, ठीक है। ह्यूमस कहाँ, ऊपर भी प्रेजेंट होगा ना, जो हमारा कैसा है, जो हमारा ब्लैक कलर का अमॉर्फस है, और ये धीरे धीरे टूट रहा है, और इसमें क्या मिला रहा है, सॉइल में मिला दे रहा है मिनरल्स को, ठीक है। तो ये जो ह्यूमस का लेयर है कहाँ होगा, मिट्टी के ऊपर ही होगा, मिट्टी के ऊपर ही होगा। तो हम लोग कहाँ थे, हाँ, तो यहाँ पर हमारे कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या हो गए, एकदम फास्ट नीचे मूव कर गए, मतलब समझो कि ये एकदम स्पीड में नीचे मूव कर गए, तो ये अनअवेलेबल हो गया हमें, ठीक है। बी यहाँ तक भी मूव कर लिए ना, तो हम लोग इसको नहीं ले सकते, अगर वो हमारा यहाँ तक भी मूव कर लिए ना, तो हम लोग इसको क्या कर सकते, नहीं ले सकते, बी हॉरिजन में हम लोग नहीं ले सकते, हम लोग को सिर्फ टॉप का हॉरिजन अवेलेबल होता है, क्लियर है। तो क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ इनऑर्गेनिक बहुत फास्ट मूव करे, बहुत फास्ट मूव करे, उनको रुकने का टाइम ही नहीं मिला, और वो क्या कर गए, एकदम नीचे चले गए, अनअवेलेबल जगह पे चले गए, क्लियर है, ये अनअवेलेबल जगह पे चले गए। अब जो यहाँ पे बाकी बचा, जो स्मॉलर फ्रैगमेंट्स अभी भी वो कंप्लीट डिकम्पोज तो नहीं हुए हैं ना, अब इन पर क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेंगे, कुछ बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेंगे, और अब वो उसको फर्दर डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ एंजाइम्स सिक्रीट कर रहे हैं। बैक्टीरिया और फंजाई अपना खाना कैसे लेते हैं, उनके पास हमारी तरह मुंह नहीं होता है, वो कुछ एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और क्या करते हैं, फिर अपने बॉडी सरफेस उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, क्लियर है। तो अब ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करे और क्या करे, एब्जॉर्ब करे फूड को, लेकिन क्या कोई भी इंसान, अगर हम लोग क्या हम लोग कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, कंप्लीट यूटिलाइज कर लेते हैं, नहीं, हम लोग अभी क्या अनडाइजेस्टेड फूड एज अ फीकल मैटर बाहर निकलता है, अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, तो वैसे ही इनका भी क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो नहीं कर पाएंगे ना, तो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड इनका भी बाहर निकला, ठीक है। ये प्रोसेस का नाम था कैटाबॉलिज्म, जिसमें बैक्टीरिया और फंजाई क्या करे, अपने एंजाइम से मदद से इसको डाइजेस्ट करने का कोशिश करे, ठीक है। अभी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, ये हमारा अब डार्क कलर का होते जा रहा है, ये हमारा क्या हो रहा है, डार्क कलर का होते जा रहा है, अमॉर्फस है, कोलॉइडल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या बहुत सारे मिनरल्स हैं, क्योंकि अब ये जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड बचा बेटा, या जो हमारा फीकल मैटर बचता है, उसमें भी क्या, उसमें भी भर भर के न्यूट्रिएंट्स है,
जिन पे ये डेट्रीवोर्ट्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जो ह्यूमस फॉर्म करे इसमें भी भर भर के मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है। अब लेकिन इसका क्या होगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा। ये जो ह्यूमस आया, ह्यूमस के फॉर्मेशन को हम लोग कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, ये 4th स्टेप है। अब इसका क्या होगा, धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। अब ये धीरे धीरे नीचे आ रहा है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये फिर हमारे सॉइल लेवल पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं प्लांट्स। ये मिनरलाइजेशन हो गया, समझ में आया पक्के से। अब फिर से जिनको नहीं समझ आया फिर से एक बार रिपीट करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से समझा दूँगी। नहीं आपको समझ में आया, जबकि आप सब में ऐसे कहते मुझे लगा आपको समझ में आ रहा है सब स्टेप्स, आधा आधा समझ में आया। कहाँ तक समझ में आया आप मुझे बताओ, आपको क्या समझ में आया इससे? बेटा बताओ, कोई दिक्कत नहीं। फिर इस पर ऑर्थो हम इसको खाना शुरू करें, ऑर्थो हम इसको खाना शुरू करें। डिकम्पोज नहीं बोलेंगे अभी हम, डिकम्पोजिशन एकदम लास्ट तक, जब पूरा हमारा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनता है ना, उसको डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फिर क्या हुआ, पत्ता गिरा, उसको क्या हुआ, ऑर्थो हम खाना शुरू करें, क्या करें फिर, एक बड़ा सा टुकड़ा था उसको क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ा में बांटे पत्ता को। ये एक बड़ा पत्ता था जिसको क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ा में बांट दिए। कैसे खाते हैं आप लोग, देखो कीड़े वीड़े जैसे प्लांट्स में कीड़ा लग जाता है, कैसे खाता है, काटते रहता है पत्ता को। तो क्या किया, छोटा छोटा टुकड़ा में उसको बांटा। अब वो जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ, बेटा बात नहीं करो, बेटा रुक जाओ, ये जो छोटा छोटा टुकड़ा हुआ अब इससे बैक्टीरिया और फंजाई ग्रो करेंगे। ये जो छोटा टुकड़ा हुआ इससे हमारा क्या, बैक्टीरिया और फंजाई बाकी का काम संभालेंगे, इसको ये फर्दर डाइजेस्ट करे। तो जो अनडाइजेस्टेड बचा उसमें अब हमारा ह्यूमस बन रहा है। अब मतलब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब जब ये बच गया है, अब ये जमीन पर पड़ा हुआ है, अभी धीरे धीरे डार्क होते चला जाएगा, धीरे धीरे डार्क होते चला गया, और ये हमारा ह्यूमस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम लोग ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। और उस ह्यूमस से हमारा सब न्यूट्रिएंट्स, सब मिनरल्स प्रेजेंट है। अब इसका क्या होगा, स्लो डिकम्पोजिशन होगा। अब ये भी हमारा डिकम्पोज होगा, कंप्लीट टूटा नहीं है, ये धीरे धीरे टूटेगा और धीरे धीरे क्या होगा, मिट्टी में मिलेगा। और ये मिनरलाइजेशन, मिनरल को हम लोग यहाँ से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अब आया समझ में, तो ठीक है, अब आया ना समझ में, ठीक है। तो हम लोग उसको लिख सकते हैं, आया समझ में सब। मैं पहले डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग, ठीक है, चलो ठीक है। डिकम्पोजिशन हेडिंग दो, इट इज अ, आप लोग खुद से लिख रहे थे क्या डेफिनेशन, वेरी गुड, लिख लो। अच्छा ठीक है, मैं बोलती हूँ, इट इज अ फिजिकल एंड केमिकल, it is a physical and chemical breakdown, physical and chemical breakdown of, physical and chemical breakdown of complex organic matter, physical and chemical breakdown of complex organic matter, complex organic matter. It is a physical and chemical breakdown of complex organic matter into inorganic substance, into inorganic substance, into inorganic substance with the help of decomposers, with the help of decomposers, and the process is called decomposition. With the help of decomposers and the process is called decomposition, and the process is called decomposition. समझ में आया? अब डेट्राइटस करके डैश दे दो, डेट्राइटस, क्योंकि बहुत बार है इसका सिंपल वन मार्क में डेफिनेशन पूछ देता है डेट्राइटस क्या होता है। क्या होता है डेट्राइटस? डेड ऑर्गेनिक मैटर। इसको थोड़ा लिख लेते हैं, डेट्राइटस करके डैश दे दो। डेट्राइटस थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, क्या होता है डेट्राइटस? डेट्राइटस ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर like dead plant remains, like dead organic matter, like dead plant remains, dead plant remains
such as leaves, or organic matter like dead plant remains such as leaves, bark, leaf का प्लूरल क्या होता है? leaves, ठीक है, leaves, कॉमा bark पेड़ का छाल, bark BARK। वैसे ये सब स्पेलिंग ना बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। जैसे लीव्स, जैसे मैं बोली 1 स्टूडेंट लीव्स द क्लास, ठीक है, तो उसका भी स्पेलिंग यही है। इसके बाद डॉग बार्क का स्पेलिंग भी वही है। तो इसे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बार्क का स्पेलिंग लिखे, जबकि स्पेलिंग सबका सेम है, ठीक है। तो बार्क का स्पेलिंग क्या लिखे? बार्क, ठीक है, बार्क, कॉमा फ्लावर्स एंड dead remains of animals, including fecal matter, fecal FECAL, fecal matter, fecal matter are called detritus, क्लियर है? मतलब डेड प्लांट रिमेन, एग्जाम्पल्स दे दिए हम लोग उसमें कि क्या हो सकते हैं, लीव्स हो सकते हैं, बार्क हो सकते हैं, फ्लावर्स हो सकते हैं। इसके बाद क्या है, डेड एनिमल रिमेन और उसके फीकल मैटर भी, ये सब क्या हो जाएगा, सब हमारा डेट्राइटस होता है। अब लिखो नेक्स्ट में स्टेप्स फॉर डीकम्पोजिशन, ये 5 स्टेप पहले सिर्फ सबका नाम लिख दो, क्या स्टेप्स थे? फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, पीछे कर देती हूँ। स्टेप्स फॉर डीकम्पोजिशन में फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। आप लोगों का कितने बजे तक क्लास है? अभी कोई बोला था टाइम हो गया, आप लोग आवाज़ नहीं आया, कोई पीछे से ही बोला था। चलो ठीक है, कि 5 स्टेप लिख लिए। अब पहले लिखो फ्रैगमेंटेशन, बेटा पहला लिखो फ्रैगमेंटेशन, बेटा बात नहीं, फ्रैगमेंटेशन लिखो, फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस, डेट्राइटस बाय डेट्रीवोर्स। जो डेट्राइटस खाएंगे उनको क्या बोलेंगे? डेट्रीवोर्स। फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस बाय डेट्रीवोर्स। इसके एग्जाम्पल में लिखना टर्माइट्स, बीटल्स, अर्थवॉर्म एटसेट्रा, ठीक है। डेट्रीवोर्स होते हैं ये, जो डेट्राइटस खाएंगे। जो हर्ब्स खाते हैं वो क्या हो जाएंगे? हर्बीवोर्स। वैसे जो डेट्राइटस खाते हैं वो हो गए डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल टर्माइट्स, बीटल्स, अर्थवॉर्म एटसेट्रा हो गया। फ्रैगमेंटेशन में क्या लिखे? फ्रैगमेंटेशन ऑफ डेट्राइटस बाय डेट्रीवोर्स। इसी में लिखो डेट्रीवोर्स फीड ऑन फीड खाते हैं, FEED, फीड। Detritus feed on detrivores feed on large detritus and break down into smaller fragments Next लिखो लीचिंग, वाटर सॉल्यूबल। यहाँ पे वाटर सॉल्यूबल लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर अब जो भी इनऑर्गेनिक मैटर जो सीधा नीचे चले जा रहे हैं सॉइल लेयर पे, ये कैसे जा रहे हैं? पानी में घुल करके जा रहे हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बोले वाटर सॉल्यूबल, और ये पानी में घुल करके सीधा नीचे चलेगा। देखो लीचिंग में वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस formed during decomposition, goes down into deeper layer of soil and gets precipitated as
unavailable salt and gets precipitated as unavailable salt. ठीक है, सॉइल के एकदम डीपर लेयर्स तक ये चले जाते हैं और इसीलिए अनअवेलेबल हो जाते हैं. क्लियर है? थर्ड लिखो कैटाबॉलिज्म. कैटाबॉलिज्म इसमें लिखो द डीकम्पोजर्स. इसमें लिखो कैटाबॉलिज्म में लिखो द डीकम्पोजर्स. लीचिंग नहीं हुआ क्या? आप सारा फ्रैगमेंटेशन में लिख दिए? एक बार लीचिंग फिर से पढ़ती हूँ, ठीक है. वाटर soluble inorganic substance formed during decomposition goes down into deeper layer of soil and gets precipitated as unavailable salt. क्लियर है? लिखियो बेटा. अब नेक्स्ट देखो कैटाबॉलिज्म. द डीकम्पोजर्स ब्रैकेट में लिखना बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई. डिकम्पोजर से ब्रैकेट में लिखो बैक्टीरिया एंड फंजाई सिक्रीट. मतलब ऐसे लिखो. डिकम्पोजर्स लिखे हो ना? अगर मुझे सिर्फ ये लिखवाना है, बस ये लिखो बेटा द डीकम्पोजर्स. इसका एग्जाम्पल है बस बैक्टीरिया एंड फंजाई. बैक्टीरिया एंड फंजाई secrete digestive enzymes. जब ऐसे कोई एग्जाम्पल्स लिखते तो उसको ऐसे बीच में लिख देते ताकि अगर हम लोग ये लाइन पढ़ते हैं ना तो इसका हमारा मतलब चेंज नहीं होता है. द डीकम्पोजर्स secrete digestive enzymes. क्लियर है? द डीकम्पोजर्स secrete digestive enzymes over the detritus. over the detritus. हाँ, द डीकम्पोजर्स secrete digestive enzymes over the detritus. किसके ऊपर वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट कर रहे हैं? डेट्राइटस के ऊपर. ओवर द डेट्राइटस. इसी में लिखो इट चेंजेस insoluble complex organic substance. It changes insoluble complex organic substance into simple inorganic substance. ठीक है? into simple inorganic substance. नेक्स्ट लिखो ह्यूमिफिकेशन. फिर लिखो ह्यूमिफिकेशन. ह्यूमिफिकेशन इज अ प्रोसेस. ह्यूमिफिकेशन is a process of formation of humus from detritus. ठीक है? तो हमारा ह्यूमस फॉर्म कर गया है. अब लिखते हैं ह्यूमस कैसा होता है. ह्यूमस इज, पैराग्राफ चेंज करके रखना. ह्यूमस इज, इसको ना पॉइंट वाइज लिखो. ठीक है? पॉइंट वाइज इसको लिखना. ह्यूमस इज डैश कर दो. पॉइंट वाइज लिखना मतलब डॉट कर करके लिखना, ऐसे करके. ठीक है? ह्यूमस इज पहला लिखो डार्क कलर्ड. ऐसे याद रखने में इजी होता है. ह्यूमस इज पहला लिखो डार्क कलर्ड. नेक्स्ट लिखो अमॉर्फस सब्सटेंस. आप लोग पढ़े हो अमॉर्फस सॉल्ट या क्रिस्टलाइन सॉल्ट? केमिस्ट्री में होगा आप लोगों का. नहीं पढ़े हो क्रिस्टलाइन अमॉर्फस? नहीं पढ़े हो? मुझे ऐसे चैप्टर याद नहीं, क्योंकि हम लोग ना स्कूल में सॉल्ट एनालिसिस करते थे कि इसमें क्या हमारा प्रेजेंट है. इनऑर्गेनिक में किसी चैप्टर में होगा. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के किसी चैप्टर में होगा. मुझे याद नहीं है बेटा किस में होगा.
अमॉर्फस होता है और क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल्स में होता है और अमॉर्फस जो पाउडरी टाइप का होता है, ठीक है। और अगर इसका अमॉर्फस सब्सटेंस बोले ना, मतलब वैसा सब्सटेंस जिसका कोई फिक्स शेप और साइज नहीं है। जैसे हमारा डायमंड एक क्रिस्टल है तो उसका एक फिक्स शेप है, लेकिन अमॉर्फस का ये मतलब है ना, जैसे हमारा हम लोग एक ढेला ले लें, मिट्टी का ढेला, तो उसका कोई फिक्स शेप और साइज है नहीं है, बस वही होता है अमॉर्फस, ठीक है। हमारा क्या है, ह्यूमस इज डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस। नेक्स्ट में लिखो, इसी में थर्ड पॉइंट में ऐसे लिखना, अमॉर्फस सब्सटेंस रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, रेसिस्टेंट, फिर नेक्स्ट लाइन में लिखो रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। शायद मैं ये सब उस साइड पर लिखी हूँ, हाँ, स्लो माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है। रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, रेसिस्टेंट मतलब माइक्रोबियल एक्शन से उसको रोकता है, ठीक है, लेकिन कंप्लीटली नहीं रोकता है, लेकिन क्या होगा, अब रोक रहा है, मतलब ये धीरे धीरे होगा। अब यहाँ पर ये रेसिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन से, मतलब अब क्या होगा, अब हमारा जो प्रोसेस होने वाला है डिकम्पोजिशन का वो काफ़ी स्लो हो जाएगा, क्योंकि उस पर माइक्रोब्स काम ही नहीं कर पा रहे अच्छे से, धीरे धीरे लेकिन हो रहा है। कंप्लीट रेसिस्टेंट नहीं बोल रहा मैं, कंप्लीट मतलब वो होने ही नहीं देगा, पूरा कंप्लीट बैरियर लगा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, रेसिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। फिर लिखना फोर्थ पॉइंट में, अंडरगोज डीकम्पोजिशन at a very slow rate, बहुत धीरे धीरे होता है, स्लो रेट। नेक्स्ट में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में कोलॉइडल मतलब, हाँ, ना ही लिक्विड ना ही सॉलिड, कोलॉइडल, COLLOIDL, कोलॉइडल लिखिए बेटा, कोलॉइडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, serves as a reservoir of nutrient, serve as a humus, serve as a reservoir मतलब जहाँ पे सब चीज स्टोर रहता है, जैसे रिजर्वायर ऑफ वाटर क्या है, डैम्स, पॉन्ड, लेक, ये सब क्या है, वाटर रिजर्वायर है, जहाँ पे वाटर स्टोर रहता है, क्लियर है। जैसे अब बाढ़ आ गया तो रोड पे भी पानी आ गया, तो हम लोग क्या रोड को बोलेंगे वाटर रिजर्वायर, नहीं बोलेंगे, वहाँ पे पानी स्टोर नहीं रहता है। तो जहाँ पर स्टोर रहता है कुछ समय, तो वो उसको क्या बोलते हैं ना, रिजर्वायर बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा ह्यूमस क्या है, रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लिखो, इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हाँ, इसी पॉइंट को लिखो, इट्स अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। किस चीज का रिजर्वायर है, न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट, न्यूट्रिएंट is released slowly as the humus is slowly decomposed, इस टाइम का क्या मतलब हुआ कि ये न्यूट्रिएंट धीरे धीरे रिलीज करे, क्यों, क्योंकि हमारा जो ह्यूमस है वो धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। फिर से पढ़ो ये लाइन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मिनरलाइजेशन, अब आ जाओ मिनरलाइजेशन पे। अच्छा, ये हमारा रिजर्वायर क्यों है हमारा ये रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट, क्यों है न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर, क्योंकि ये कोलॉइडल है, ठीक है। अगर ये लिक्विड होता तो नीचे बैठ जाता, सॉलिड होता तो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाते, भले उसे कितना कुछ प्रेजेंट होगा। तो चूंकि ये कोलॉइडल है इसीलिए ये हमारा रिजर्वायर है, ठीक है। मिनरलाइजेशन लिखो बेटा, ह्यूमस is further
humus is further degraded by some microbes and release the inorganic nutrient हो गया and release the inorganic nutrient. फिर से बोलती हूँ, humus is further degraded by some microbes, ठीक है, and release the inorganic nutrient. ये आप लोग बना लो, ठीक है, ये आप लोग बना लो. साफ सुथरा लग रहा है ना? ये वाला बना लो ना, ये ज्यादा इजी है. इसमें आप सारे स्टेप्स एक बार में दिखा रहे हो. उसमें क्या आपका साइकिल दिखा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. ये वाला बना लो. ये 5 मिनट में नहीं बन जाएगा. कोई बहुत टफ डायग्राम है, बस लिखा ही मत है, तो इसको जल्दी से बना लो 5 मिनट में. और हाथ से बना रहे हो ना, तो बात क्यों कर रहे हो बेटा? बात क्यों कर रहे हो? ये रो बात कर रहे हैं. आप ही बात कर रहे हो बेटा. कैसे बनेगा? बना दो आप उसका भी, और आप उसका बना दो. बेटा बनाना है अभी, ठीक है, अभी बनाना है, नहीं तो ये आपके फोन में फोटो रह जाएगा और एग्जाम टाइम बस आप देखोगे. बन जाएगा आप लोगों की कॉपी में. ये अभी छोड़ोगे तो फिर नहीं बन पाएगा कभी. बना लो, सब लोग बना रहे हैं, 5 मिनट में बनेगा. सारे कोई फोटो खींच रहे. लाइव चल रहा है, यूट्यूब पे नहीं डलाते ये सारे वीडियो, सारे प्राइवेट ही है. लीचिंग है बेटा, इसमें सेकेंड पॉइंट लीचिंग है. थर्ड हमारा कैटाबॉलिज्म, फोर्थ ह्यूमिफिकेशन, फिफ्थ हमारा मिनरलाइजेशन. और ऐसा भी होता है जैसे ये भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, ठीक है, तो यहाँ पर भी जो वाटर सॉल्यूबल होगा ना वो नीचे चला जाएगा. तो मतलब वैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो फास्ट मूवमेंट करके नीचे वाली लेयर पे चलेगा, जो अनअवेलेबल है, वो लीचिंग का प्रोसेस है. लीचिंग का प्रोसेस हमारा यहाँ कैटाबॉलिज्म के बाद भी हो सकता है कि ये फर्दर टूटा, अब इसमें जो इनऑर्गेनिक बना ये क्या हो गया, नीचे चला गया. लीचिंग बस उस प्रोसेस का नाम है जिसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो वाटर सॉल्युबल है वो सॉइल में एकदम डीपर लेयर पे चले जाते हैं, ठीक है. वो हमारे कैटाबॉलिज्म के बाद भी हो सकता है, लेकिन ह्यूमस बनने के बाद नहीं होगा. ये पूरा लिख देना, ठीक है. मूव डीपर इनटू द सॉइल लेयर एंड आर प्रेजेंट एज अनअवेलेबल सॉइल, और इसको अंडरलाइन कर. एग्जाम टाइम बस ये पढ़ो, आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा. अब सब चीज को डिफाइन करने के बाद कोई है जिसको नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया बेटा आपको? अभी भी पक्के से नहीं समझ में आया? तो अब आपको कोई दोस्त जो आपको समझा पाए, आप उसे समझ लो. आपको कोई दोस्त जिसको समझ में आया, उसको भी नहीं आया समझ में? बेटा आपको नहीं आया समझ में? किसी और दोस्त को ढूंढो जिसको समझ में आया, वो अब समझ के समझाएगा. लिखो अब हेडिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिनके कारण डिकम्पोजिशन या तो फास्ट हो सकता है या फिर स्लो हो सकता है? क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? क्या क्या हो सकता है? देखो ऐसे सोचो, फंजाई वगैरह कहाँ ज़्यादा ग्रो करते हैं, इस तरीके से सोचो. कनेक्शन से जोड़ो, फंजाई कहाँ ग्रो करते हैं? बहुत ठंडी वाली जगह पर. हाँ, कहाँ करते हैं? वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर. मॉइस्ट प्लेसेस होना चाहिए, ठीक है. तो ये इसके लिए एक रिक्वायरमेंट है. डिकम्पोजिशन फास्ट होगा हमारा. जैसे मैं एक बार और बताई थी कि हमारा खाना फ्रिज में ख़राब नहीं होता है, लेकिन बाहर रखो तो ख़राब हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसमें फंजाई वगैरह ग्रो करने लगते हैं, है ना. मतलब वो कोल्ड प्लेसेस पे ग्रो नहीं करेगा. जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहा तो वहाँ ग्रो कर सकता है. मतलब ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये नहीं कि अब तुम सीधा 60 डिग्री पे पहुँचा दो उसको, वो भी ऑप्टिमम नहीं है. बाकी अब डिकम्पोजिशन के लिए ना ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, ठीक है. ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमारा डिकम्पोजिशन पॉसिबल है. दूसरा हो जाएगा टेम्परेचर, कि अगर हमारा 25 डिग्री या उससे ज़्यादा का टेम्परेचर है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, और 10 डिग्री या उससे कम, एकदम ही आइस कोल्ड हो गया, तो हमारा क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन वहाँ स्लो हो जाएगा. फिर हमारा ह्यूमिडिटी भी बहुत मैटर करता है, कि ज़्यादा ह्यूमिड कंडीशन में क्या होगा? डिकम्पोजिशन हमारा फास्टर होगा. फिर हमारा सॉइल का पीएच, ये भी हमें बताता है कि हमारा डिकम्पोजिशन का रेट कैसा होगा.
कि अगर सॉइल हमारा अल्कलाइन है, अल्कलाइन या न्यूट्रल सॉइल, ठीक है, जिसका पीएच किधर होगा, 7 से ज्यादा कि 7 से कम, अल्कलाइन में बेटा 7 से कम है तो एसिडिक हो जाएगा, 7 से ज्यादा, 7 से ज्यादा में वो अल्कलाइन मतलब बेसिक, बेस, ठीक है, 7 मतलब न्यूट्रल, 7 से ज्यादा तो क्या हो जाएगा, बेसिक। तो मतलब हमारा जो माइक्रोबियल एक्शन होता है ये अल्कलाइन सॉल्ट में या न्यूट्रल सॉल्ट में होता है। जैसे हमारा वो एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रोबियल एक्शन हमारा कम हो जाएगा। इसके बाद कि हमारे उस ह्यूमस में क्या प्रेजेंट है ये भी बहुत मैटर करता है। अगर हमारे ह्यूमस में काइटिन, लिग्निन जैसा सब्सटेंसेस प्रेजेंट है ना, जो हमारे वुड में मिलता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी कारण डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। लेकिन भाई अगर नाइट्रोजन का कुछ सॉल्युबल फॉर्म प्रेजेंट है तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन फास्ट हो जाएगा। ये सब फैक्टर्स अब हम लोग लिखेंगे एक एक करके। पहला लिखो, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिकम्पोजिशन। पहला लिखो ऑक्सीजन, पहला लिखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, इसमें लिखो एरोबिक डिकम्पोजिशन, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एरोबिक, aerobic decomposition is faster than anaerobic decomposition. Aerobic decomposition, पहला लिखो ऑक्सीजन, पहला पॉइंट लिखो ऑक्सीजन, पहला पॉइंट लिखो ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में लिखो aerobic decomposition is faster than anaerobic decomposition. anaerobic मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में, हाँ, aerobic decomposition is faster than anaerobic decomposition. दूसरा लिखो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, दूसरा लिखो ह्यूमिडिटी, बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया and spore of fungi and fungi spore लिख दो, fungi spore, fungi spore germination, fungi spore germination requires moisture, ठीक है, requires moisture. बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पोर जर्मिनेशन रिक्वायर्स मॉइस्चर, मॉइस्चर के प्रेजेंस में जर्मिनेट करेगा, ठीक है। फिर आता हमारा टेम्परेचर। अच्छा, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा ह्यूमिडिटी का मतलब, इस डेफिनेशन से भी बता पाओ तो। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जब एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है बेटा वो ह्यूमिडिटी है, बताई थी कि जब एयर में हमारा मॉइस्चर प्रेजेंस है वो हमारा ह्यूमिडिटी। अब इसका डेफिनेशन भी पढ़ो, बैक्टीरिया एंड फंजाई स्पोर जर्मिनेशन रिक्वायर्स मॉइस्चर, मतलब ह्यूमिड कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है अच्छे से। बोलते हैं ना कि फंजाई कहाँ ग्रो करता है, वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, है ना। फिर लिखो टेम्परेचर, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और मोर, 20 डिग्री सेल्सियस और मोर फास्टेंस, फास्टेंस FASTENS, फास्टेंस, हाँ क्या लिख रहे हो, और मोर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है, 25 से 30, 35 यही समझो, 25 डिग्री सेल्सियस और मोर, 20 बोली थी, ठीक है वही है, 20 से 30 के बीच वाला टेम्परेचर होता है वो, ठीक है, 20 और मोर, 20 डिग्री सेल्सियस और मोर फास्टेंस, फास्टेंस द डीकम्पोजिशन, fastens the decomposition,
फास्टेंस द डीकम्पोजिशन, फिर इसी में लाइन चेंज कर खाली लिखना, लो टेम्परेचर दैट इज 10 डिग्री सेल्सियस और बिलो, that is 10 degrees Celsius or below, slows down the decomposition, slows down WS, slows down the decomposition and organic matter slow down the decomposition and organic matter build up, build up, build up, build up, BUILD, build up, build up. अब देखो आप लोग को ये कॉन्सेप्ट पता है, ठीक है। अब आप लोग का क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप का क्या मतलब हुआ? ऑर्गेनिक मैटर पे आप लोग लिखे ना, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप स्लो डिकम्पोजिशन में से क्या मतलब हुआ? समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे, ठीक है समझाती हूँ। देखो डीकम्पोजिशन को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करें, तब से डीकम्पोजिशन का क्या डेफिनेशन दे रहे हैं हम लोग, तब से ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में टूटना, यही हम लोग समझे डीकम्पोजिशन। अब हमारा स्लो डिकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब ये जो हमारा ऑर्गेनिक है ना, ये इनऑर्गेनिक में हमारा टूट ही नहीं पा रहा है, ये हमारा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में टूट ही नहीं पा रहा है। तो अब हमारा लो टेम्परेचर है, तो हमारा ये वाला काम ना ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हो ही नहीं पा रहा है, थोड़ा ही ब्रेक डाउन हो पा रहा है। तो क्या थोड़ा ही ब्रेक डाउन का क्या मतलब, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक ही है। तो अब क्या होगा, लो टेम्परेचर वाले जगह पर हमारा क्या होगा, ये ऑर्गेनिक मैटर ना जमते चला जाएगा, एक के ऊपर एक पाइल बनते चला जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप हो गया, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप मतलब एक के ऊपर एक जमते चला गया। समझ में आया? हमारा ये ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हुआ ही नहीं, डिकम्पोजिशन स्लो है, मतलब ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक हुआ ही नहीं। अब जैसे इस तरीके से समझो बेटा कि ये पत्ता हमारा जमीन पे गिरा, ठीक है, इसका डिकम्पोजिशन कंप्लीट हुआ ही नहीं कि इसके ऊपर और पत्ते गिर गए। तो अब क्या होगा, जो डेट्राइटस होंगे या फिर जो ऑर्थोम वगैरह होंगे, क्या जमीन से खोद के खाएंगे, या ऊपर में जो पत्ते हैं पहले उनको खाएंगे? तो जो नीचे वाले उनका तो पाइल जमते चला जाएगा, जो नीचे वाले जो पत्ते जो पहले गिरे, जो टूटे भी नहीं, जिनका पूरा का पूरा डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया, वो तो हमारा ऑर्गेनिक ही है, उसके ऊपर हमारा पाइल पे पाइल जमते चला गया। तो इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप। समझ में आया? तो अब ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप कहाँ होता है, ट्रॉपिकल में होगा कि टेम्परेट रीजन में होगा? ट्रॉपिकल रीजन, क्वेश्चन ऐसे ही आता है, आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया? तो अब क्वेश्चन है कि हमारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप कहाँ हो सकता है? ट्रॉपिकल में हो सकता है, ट्रॉपिकल रीजन में, या टेम्परेट रीजन में? आई थिंक कहाँ होगा, टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट रीजन में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा टेम्परेचर कम हो जाता है। मैं बताई थी ना कि जो ट्रॉपिकल रीजन है वो इक्वेटर के पास में, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, और जैसे जैसे हम लोग पोल्स की तरफ जाएंगे तो हमारा क्या रीजन है, टेम्परेट रीजन है, तो पोल्स की तरफ टेम्परेचर कम होते चला जाएगा। तो हमारा ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप कहाँ होगा, टेम्परेट रीजन में। या आप लोग लिख सकते हो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप, और इसमें ऑप्शन ए और बी कर दो, और लिख लो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप। हाँ, ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप occurs in, और ये क्वेश्चन ना बॉक्स बना के लिख दो, क्योंकि अभी आप लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लिख रहे हो ना, तो ये बीच में आप लोगों का क्वेश्चन आ गया, तो एक बॉक्स बना के क्वेश्चन लिखना है, ठीक है? हो गया? नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये क्या 3 पॉइंट लिखे थे ना, फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कॉम्पोजिशन।
कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन मतलब क्या प्रेजेंट है, कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन, इसमें लिखो इफ डेट्राइटस, कॉम्पोजिशन में लिखो इफ डेट्राइटस, if detritus is rich in, if detritus is rich in, rich R-I-C-H, rich in lignin and chitin, lignin and chitin, lignin and chitin, if detritus is rich in lignin and chitin, अंडरलाइन कर लो दोनों को, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो। हाँ, लिग्निन और काइटिन क्या होता है, हमारा जैसे हमारा काइटिन किस पे प्रेजेंट, जैसे हमारे फंगस के जो वॉल लेयर है, जो सेल वॉल है, वो किस चीज का बना होता है, काइटिन का बना होता है। जो वुड होता है, वुड का जो डेड पार्ट होता है वो हमारा लिग्निन का बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा सेल वॉल का लेयर है जिसका डीकम्पोजिशन स्लो होता है, ठीक है। तो लिखो हाँ, रेट ऑफ क्या लिखे, इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो। हाँ, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो, डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो। द डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो, द डीकम्पोजिशन रेट इज स्लो, ठीक है। फिर लिखो नेक्स्ट में, इसी में लिखना है एंड इफ डेट्राइटस इज रिच इन, एंड इसी में लिखना है एंड इफ डेट्राइटस, एंड इफ डेट्राइटस इज रिच इन, बहुत लिखना पड़ता है, इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन, and if detritus is rich in nitrogen and water soluble substance, and water soluble substance, and water soluble substance, soluble substance like sugars, like sugar, हाँ बेटा, like sugar, sugar SUGAR, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट, वाटर सॉल्युबल शुगर, हाँ लाइक शुगर, द डीकम्पोजिशन रेट इज फास्टर, द डीकम्पोजिशन रेट इज फास्टर, शुगर द डीकम्पोजिशन रेट इज फास्टर। बेटा आप लोग क्या कर रहे हो पीछे फोन में, क्या कर रहे हो फोन में, आप लोग अलग ही कुछ कहानी चल रहा है, दो फोन दो, फोटोज देख रहे हो, लाओ फोन मुझे दो, फोटो नहीं खींच रहे थे, फोटो तो यहाँ पापा खींच लिए, अब मुझे फोन दे दो, क्या चीज का फोटो खींच रहे थे, हाँ वो खींच लिए ना, अभी आप कुछ फोटो दिखा रहे थे, आप मुझे फोन दे दो, ठीक है क्लास के बाद ले लेना। जब मैं देखी कि सब फोटो खींच रहे थे उस टाइम मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन अभी कोई फोटो नहीं खींच रहे थे। अब नेक्स्ट देखो पीएच, 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 पीएच मतलब हमारा सॉइल कैसा होगा, बेसिक होगा कि एसिडिक होगा, वो है पीएच। पीएच न्यूट्रल है कि पीएच एसिडिक है कि पीएच बेसिक है, सब कोई फुल फॉर्म नहीं होता है। तो फिर आप लोग बताओ, केमिस्ट्री तो मेरा काफी टाइम से छूटा हुआ है, क्या होता है फुल फॉर्म, क्या होता है, आप लोग तो पढ़े हो ना केमिस्ट्री, आप लोग बताओ।
फुल फॉर्म नहीं पढ़े हो? मुझे नहीं पता, ऑनेस्टली मुझे नहीं पता। ठीक है, लिखो पीएच। पीएच में लिखो न्यूट्रल पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब हाँ हाइड्रोजन जितना कम उतना एसिडिक हो गया। ठीक है, पीएच। क्या अभी कोई गूगल किया है? न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल, न्यूट्रल और स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल, स्लाइटली मतलब हल्का अल्कलाइन, बहुत ज्यादा अल्कलाइन में नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन, स्लाइटली अल्कलाइन, neutral or slightly alkaline soil and slightly alkaline soil are rich in detrivores, are rich in detrivores, are rich in detrivores, are rich in detrivores, are rich in detrivores। detrivores ज़्यादा तो डिकम्पोजिशन भी होगा। फिर इस कॉमा लेकर के लिखो, कॉमा दो, फिर लिखो decomposition is slow in acidic soil, decomposition is slow in acidic soil, decomposition is slow in acidic soil, decomposition is slow in acidic soil। हाँ, एसिडिक में सॉइल है क्योंकि देखो एसिडिक एनवायरनमेंट में हम लोग रह पाते हैं। हम लोग कहाँ पे रहते हैं? हम लोग न्यूट्रल एनवायरनमेंट में रहेंगे ना। बहुत एसिडिक हो गया तो वहां पे जैसे डेट्रीवोर्स ग्रो नहीं कर पाए, और हमारा थोड़ा अल्कलाइन है, थोड़ा बेसिक है, पीएच थोड़ा 7 से ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं, स्लाइटली अल्कलाइन, इसीलिए स्लाइटली अल्कलाइन। तो हमारा क्या हो जाएगा, वो वहां पे डेट्रीवोर्स मतलब उस टाइप के ऑर्गेनिज्म जो डिकम्पोजिशन करेंगे वो ग्रो कर सकते हैं। क्लियर है? हो गया डिकम्पोजिशन कंप्लीट? कोई दिक्कत है? हो गया ना यहाँ तक? अब नेक्स्ट हेडिंग दो, एनर्जी फ्लो। अभी नया टॉपिक है एनर्जी फ्लो। अब नेक्स्ट हेडिंग दो, एनर्जी फ्लो। सक्सेशन पढ़ना है हमें? हटा दिया? मुझे नहीं आइडिया है, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है सक्सेशन? न्यू एनसीईआरटी बेटा आपका? अच्छा शांत हो जाओ। नहीं, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है। कहाँ पर है फिर? सक्सेशन, ये मैं जो टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, ये उससे 4 टॉपिक आगे का बात करता है। तो एनर्जी फ्लो दिया हुआ है बेटा, सक्सेशन का बात कर रहे हैं। सक्सेशन नहीं है, ओल्ड वाले में सक्सेशन है। पहले सिलेबस कंप्लीट करते, फिर जो टॉपिक हट गया फिर वो देख लेंगे। इस बार मिनरल साइकिलिंग ना, पिरामिड बचा हुआ है ना, और इसमें साइकिल्स भी हटा दी है। क्या किया है एनसीईआरटी? ये पिरामिड है, ये आपका न्यू वाला है ना, बस अब पिरामिड बाकी है, तब इसके अकॉर्डिंग मिनरल साइकिलिंग भी हटा दिया। नहीं, इसके बाद फिर आप लोग का है इकोलॉजिकल पिरामिड है बेटा, इकोलॉजिकल पिरामिड सारे ही मत हटवा दो। एक बार आप पेज 211 देख लो, आपके बुक में है, आप एक बार देख लो 211, नीचे में टॉपिक दिया हुआ है, इसीलिए आपको मिला नहीं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये जो आपका ये जो बना हुआ है, ये क्या है? पिरामिड है नहीं, ये तो सबके किताब में है ना, पिरामिड बना हुआ। अच्छा शांत हो जाओ। क्या हो गया? हाँ एनर्जी फ्लो है, एनर्जी फ्लो एक होता है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन, वो टॉपिक हट गया। इकोलॉजिकल सक्सेशन बेसिकली बेटा ये होता है ना कि एक सीक्वेंस ऑफ चेंज होता है
जिसमें फॉर एग्जांपल एक बेयर रॉक है, ठीक है, वो ऐसा होता है ना इकोलॉजिकल सक्सेशन। बेटा शांत हो जाओ, 2 मिनट टाइम दो। हमारे जैसे एक ये बेयर रॉक है, ये एक रॉक है, ठीक है, ये हमारा रॉक है, और अगर इसे बहुत मतलब 100 ऑफ ईयर बाद तुम लोग देखोगे ना इस जगह पे जहाँ पे सिर्फ रॉक थे, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एक फॉरेस्ट में। ये जो हमारा रॉक है ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया होगा, एक फॉरेस्ट में। इसी तरीके से हमारा एक आता है पॉन्ड में। पॉन्ड ये हमारा एकदम साफ सुथरा पानी है, ठीक है, और ये क्या होगा अगर 100 साल के बाद या उससे ज्यादा के बाद देखो तो ये भी हमारा कन्वर्ट हो गया है किस में, फॉरेस्ट में। और ये एक दिन का कहानी नहीं है, इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत स्टेप्स होते हैं, ठीक है, बस वही इकोलॉजिकल सक्सेशन, सक्सेसिव स्टेप्स आ जाते हैं। ये हटा दिया आप लोग के सिलेबस से। पुराना एनसीईआरटी होगा तो होगा, पुराना एनसीईआरटी है तो देख लो उसमें होगा। इसके बाद फिर पेज टर्न करो, देखो डायग्राम दिया हुआ है सक्सेशन का। पहले वो एकदम पॉन्ड था, फिर स्टेप बाय स्टेप छोटे प्लांट्स है, फिर बड़े प्लांट्स है, फिर लास्ट में एकदम एक फॉरेस्ट, एक क्लाइमेक्स कम्युनिटी बन गया, ठीक है। वैसे आप मैं नीट का क्वेश्चन देख रही थी ना, तो लास्ट 2-3 साल में तो मुझे सक्सेशन के क्वेश्चंस नहीं दिखे थे। 2-3 साल में सक्सेशन के क्वेश्चंस नहीं दिखे थे, मतलब नीट से भी हटा ही दिया है। ऑब्वियसली जब आप लोग एनसीईआरटी में नहीं है तो आप लोग पुराना एनसीईआरटी कहाँ से लाओगे? जब मार्केट में नया एनसीईआरटी ही मिलता है तो पुराना कहाँ से लाओगे? तो इसे सिलेबस तो जो नया एनसीईआरटी में होगा वही होगा ना। अभी बहुत सिलेबस से बाकी है हम लोगों का। इससे बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, फिर इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ना है, और आप लोगों का क्या जूलॉजी का भी 2 चैप्टर बाकी है ना, ठीक है। अब हेडिंग 2 एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो क्या होता है? एनर्जी फ्लो अभी तक हम लोग जितना भी समझे तो हम बस ये आप लोग बताओ कि यूनिवर्सल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कि एनर्जी वहीं से हमें मिल रहा है, प्लांट्स से, प्लांट से, और प्लांट्स को भी कहीं से एनर्जी मिल रहा है, सन से मिल रहा है। तो मतलब क्या है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सनलाइट आ रहा है यहां से हमें। अब एक एनसीईआरटी में टर्म है एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल्स। ये वाला जो टर्म नहीं मैं समझा चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद होगा, कि अगर ये हमारा मान लो ये समुद्र है, ये मान लो समुद्र है, ठीक है, वैसे तो इसके ऐसे बाउंड्रीज नहीं होता है, ये मान लो समुद्र है, तो इसका अगर एकदम ही बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारे कुछ वेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कुछ वेंट्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारे किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स रहेंगे, आर्की बैक्टीरिया। नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स नहीं रह पाएंगे, ठीक है। तो जो आर्की बैक्टीरिया उनको क्या चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए ग्रो करने के लिए, ठीक है, वो जो भी काम करे केमिकली कर रहे हैं, क्लियर है। तो एक्सेप्ट फॉर द डीप सी हाइड्रोथर्मल मतलब सब के लिए सन सोर्स एनर्जी एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर जो बैक्टीरिया जिस टाइप के प्रेजेंट, क्लियर है। ये लाइन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये वाला लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसके बाद सोलर एनर्जी आ रहा है, ठीक है। कुछ हमारा इंसिडेंट रेज हो रहा है, मतलब मान लो कि हमारा सोलर एनर्जी 100% आया, ठीक है, 100% रेज इंसिडेंट हुआ हमारे अर्थ पे, क्लियर है। इसमें से ना बेटा सारा कुछ हमारे प्लांट्स नहीं ले पाते हैं, इसमें से सारा एनर्जी ना हमारे प्लांट्स नहीं एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, जो 50% एनर्जी है, जो 50% इंसिडेंट रेज है, वो हमारे कुछ रिफ्लेक्ट बैक कर जाते हैं, कुछ क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो बाकी का 50% या इससे भी जो कम एनर्जी बचता है, इसको हम लोग कहते हैं पार, PAR, ठीक है। PAR फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। ये हमारा क्या है, हमारा अगर मान लो कि 100% लाइट इंसिडेंट हुआ ना अर्थ पे, 100% लाइट इंसिडेंट हुआ, जिसमें से 50% तो वेस्ट हो गया। वेस्ट हो गया इसका ये मतलब है वो क्लाउड्स एब्जॉर्ब कर लिया, डस्ट पार्टिकल्स एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ रिफ्लेक्ट बैक भी कर गया, तो जितना आया उसमें से 50% या इससे भी कम ना हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है, क्लियर है। जो हमारा ना
400 से 700 नैनोमीटर वैरी करते हैं। जैसे हम आप लोग पढ़े होंगे वाइट लाइट होता है, उसमें 7 कलर्स होता है, डिफरेंट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है सबका। उसी तरीके से कि हमारा ये जो होता है ना, ये 400 से 700 नैनोमीटर का होता है स्पेक्ट्रम इनका, ठीक है। अब ये जो हम ये जो हमारा 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, ठीक है, एक तो ये वेस्ट है, ये 50% है, लेकिन प्लांट्स इसको भी यूज नहीं कर पाते। प्लांट्स कितना यूज कर पाते हैं? 2 to 10% ऑफ पार, 2 to 10% ऑफ पार, मतलब फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। और अगर मैं पूछूं टोटल में कितना परसेंट हो, कितना परसेंट ऑफ टोटल, कैसे लिखोगे? 1 to 5% ऑफ टोटल। समझ में आया कि कभी कभी ऑप्शन ये भी दे देता है तो आप लोग गलत कर देते हो, उसको रॉन्ग मार्क कर देते हो, क्योंकि आप लोग याद किए हो क्या 2 to 10% ऑफ पार, लेकिन अगर टोटल का पूछे तो 1 to 5%। और ये जो हमारे प्लांट्स एब्जॉर्ब करें, ठीक है, इससे ये क्या करें? फोटोसिंथेसिस करें। कितना परसेंट से कर पाए ये सिंथेसिस? 2 से 10%। 2 से 10% जो ये हमारा 50% था, ये हमारा कितना था टोटल? 50%, जिसमें से प्लांट्स कितना ले पाए? 2 से 10% ही। और इसी से फोटोसिंथेसिस करें और हमारा क्या बन गया यहाँ पे? जीपीपी। मतलब समझो कि टोटल का बस 2 से 10% ही पूरे के पूरे अर्थ पे घूम रहा है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम हमारा ये 2 से 10% ही चला रहा है। या अगर टोटल का बात करें तो सिर्फ 1 to 5%, ठीक है। अगर टोटल का बात करें कि जितना सनलाइट आ रहा है ना अर्थ पे, कितना यूज हो पा रहा है, जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम चला रहा है, सारे इकोसिस्टम, सिर्फ 1 to 5%। जितना सनलाइट आ रहा है उसमें सिर्फ 1 to 5% ही यूज हो रहा है, क्योंकि देखो 50% पार है, लेकिन प्लांट सिर्फ इतना ही यूज कर पा रहे हैं, जिससे वो क्या बना रहे हैं? जीपीपी। और इस जीपीपी में पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंडेंट है। ये पॉइंट समझ पे आया? इसके बाद आता है हमारा ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ये सब बेटा आपका एनर्जी फ्लो के अंदर ही सारे टॉपिक्स है, ठीक है। एनर्जी फ्लो में ट्रॉफिक लेवल भी है, एनर्जी फ्लो में आपका फूड चेन है, फूड वेव, ग्रेजिंग फूड चेन, डेट्राइटिस फूड चेन, ये सब अब इसी में, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? लेकिन वो तो फूड चेन हो गया, वो बस उससे एक पोजीशन बताता है। हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है ये क्या बताता है? रोल बताता है या पोजीशन बताता है? रोल बताता है या पोजीशन बताता है? इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा ग्रास है, ठीक है, ग्रास, इसको कौन खाया? ग्रास हॉपर। इसको कौन खाया? ग्रास हॉपर। और ग्रास हॉपर को कौन खा लिया? बर्ड खा ली, ठीक है। तो ट्रॉफिक लेवल पे बात अगर करें तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ये ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया और ये ट्रॉफिक लेवल 3 हो गया। कोई डाउट? ये हो गया। अब अगर ये एग्जांपल लेते हैं कि वीट ग्रेन है, हमारा वीट का ग्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रॉफिक लेवल 1 होगा। और इसको डायरेक्टली बर्ड खा ली, तो ये ट्रॉफिक लेवल 1 और ये क्या हो जाएगा? ट्रॉफिक लेवल 2। मतलब ये ना सिर्फ रोल बताता है ट्रॉफिक लेवल या फिर पोजीशन बताता है। मतलब हम लोग नहीं बोल सकते कि बर्ड्स हमारे ट्रॉफिक लेवल 3 पर आते हैं। बर्ड क्या खा रहा है उस पर मैटर करता है। यहाँ पर डायरेक्टली ये वीट ग्रेन खाइए, तो ये क्या हो गया? ट्रॉफिक लेवल 2 पे। तो यहाँ पर ये इसको हम लोग हर्बीवोर बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कार्निवोर बोल सकते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कार्निवोर बोल सकते हैं, और यहाँ पर ये हर्बीवोर हो गया। तो ये रोल बता रहे हैं कि ये क्या खा रहे हैं, ये कार्निवोर है कि हर्बीवोर है। इसका पोजीशन बता रहे हैं कौन से ट्रॉफिक लेवल पे जा रही है। अब ये भी है कि जितना बड़ा ट्रॉफिक लेवल उतना लास्ट वाले को उतना कम एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो हमें हमेशा कोशिश करेंगे हमारा ट्रॉफिक लेवल कम हो, ट्रॉफिक लेवल हमारा कम हो। जैसे यहाँ पर अगर ये 1000 जूल प्रोड्यूस करा तो इसको कितना मिलेगा? 10 जूल। लेकिन इस केस में क्या मिलेगा? 100 जूल मिल जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट में कोई दिक्कत? अब ये एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो आप लोग अगर समझ गए ना तो आप लोग को ये याद नहीं करना पड़ेगा। और ये एग्जाम में ये भी डायरेक्ट आते हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है,
देखते हैं क्या है ये प्लांट्स। या फिर चलो ग्रास से एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा फूड चेन शो कर रहा है। बेटा इधर ध्यान दो, ये क्या आप लोग सब उधर क्या देख रहे हो, कुछ है उधर? देखो ये हमारा क्या फूड चेन शो कर रहा है, फूड चेन शो कर रहा है। अब खाली ना सबके नाम पर ध्यान देना है, ठीक है, सबके नाम पर ध्यान देना है। ग्रासेस, ग्रासेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स। नहीं, ये बताने से पहले आप लोग मुझे ये बताओगे, ट्रॉपिक लेवल बताओगे पहले सबका। ट्रॉपिक लेवल इसका 1, इसका ठीक है, ये समझ में आया ट्रॉपिक लेवल इसका। अब ग्रासेस, ग्रासेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं? प्रोड्यूसर्स। ग्रास हॉपर को क्या बोलेंगे? कंज्यूमर। फ्रॉग को कंज्यूमर। तो अब थोड़ा सा नाम चेंज करते हैं, ये हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, ये हो गया हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये क्या हो जाएगा? टर्शरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, ठीक है। अब एक दूसरे वर्ड के साथ, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शरी कंज्यूमर। अब ये हमारा हर्बीवोर भी है, ये हमारा प्लांट खा रहा है तो ये हमारा हर्बीवोर है। ये क्या सेकेंडरी हर्बीवोर हो सकता है? सेकेंडरी हर्बीवोर पॉसिबल? इम्पॉसिबल। सेकेंडरी हर्बीवोर जैसा कोई टर्म नहीं होगा, क्योंकि हर्बीवोर मतलब वो प्लांट खाएगा। और ये अगर फ्रॉग को मैं सेकेंडरी हर्बीवोर नहीं बोल सकती क्योंकि ये प्लांट तो नहीं है। तो ये हमारा हर्बीवोर, ये क्या आ जाएगा? कार्निवोर। ये आ जाएगा हमारा कार्निवोर, और ये कार्निवोर। तो इसका भी नाम थोड़ा चेंज करके इसको करते हैं प्राइमरी कार्निवोर, और ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्निवोर। कोई दिक्कत? इसके बाद प्रोडक्टिविटी पढ़े हो आप लोग? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी था, जिसमें क्या हो रहा था प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में? हाँ, मतलब इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बन रहा था, वो प्लांट्स बना रहे थे। फिर कंज्यूमर लेवल पे प्रोडक्टिविटी होता है। इसका मतलब है कि इसका हम लोग नाम कुछ और भी रख सकते हैं। तो अब इसका नाम हम लोग रखें, देखो ये इसका नाम कुछ और ही रखा है, वो प्रोड्यूसर्स ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेंज करके कर देते हैं, क्या कलर, ठीक। ये हो गया हमारा प्राइमरी प्रोड्यूसर। तब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ध्यान से समझो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके कारण हो रहा है? ये प्रोड्यूसर्स के कारण। ग्रास, तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिव प्रोड्यूसर्स और ये सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, ये टर्शरी प्रोड्यूसर्स और ये क्वार्टरनरी प्रोड्यूसर। ये टर्म से कोई कंफ्यूजन? आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन देगा कि फ्रॉग हमारा ट्रॉपिक लेवल 3 पर है, ये 3 ऑप्शन और साथ में एक दे देगा सेकेंडरी प्रोड्यूसर, और आप लोगों को बोलना है कौन सा गलत है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो टर्शरी प्रोड्यूसर है कि सेकेंडरी प्रोड्यूसर है। टर्शरी प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन ऐसे आते हैं, तो ये चीजें कंफ्यूज नहीं करना। ये सब हम लोग किसके लिए बोल रहे हैं? अब ये बस समझो कि ये सब हम लोग ना फ्रॉग के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये सब हम लोग फ्रॉग के लिए नहीं बोल रहे, हम लोग ट्रॉपिक लेवल 3 के लिए बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा सीक्वेंस बढ़ जाता तो क्या हो जाता? अगर मान लो कि हमारा स्नेक यहाँ पर आ जाता, मान लो हमारा स्नेक यहाँ पर आ जाता, तो हम लोग किस स्नेक के लिए फिर ये सब वर्ड बोलने लगते हैं? मतलब हम लोग किसके लिए बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल के लिए ये सब टर्म्स यूज करते हैं। समझ में आया? लिखो। तो एक काम करो, आप लोग बस ये लिख लो, लेकिन ये इसका बनेगा ये चार्ट पीछे में लिखोगे। अच्छा ठीक है, चलो मैं परमिशन दे रही हूँ, सब लोग उसका फोटो खींच लो। या फिर एक बात बताओ,
इसको आप लोग अभी समझ लो, 2 मिनट टाइम दो बेटा, 2 मिनट टाइम दो, इसको समझ लो। कल मैं बोलूंगी कि इस चीज को आप लोग खुद से लिखो एक कॉपी में, जहां पर ये लिखने का आएगा ना मैं बोलूंगी कि कल जो मैं समझाई थी ये आप लोग खुद से लिखो, ठीक है? तो हो जाएगा ये चीज। प्रोड्यूसर लेवल से शुरू करना, और जिनको जिनको खुद पे भरोसा नहीं है वो फोटो खींच रहे हैं, ये याद कर लो ना, कितना टाइम लगेगा ये समझने में। खुद पे भरोसा रखो बेटा, ये याद हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं है। बस देखो हमारा क्या कहते हैं, कार्निवोर यहाँ नहीं आ सकता, तो जहां पर आए वो प्राइमरी हो गया। तो एंड करते हैं क्लास हम लोग। समझ में आया आज का क्लास? इंटरेस्टिंग इकोसिस्टम। ये पूरे चैप्टर से 2 क्वेश्चन आएगा नीट में, लेकिन आप ऐसा देखो ना कि याद करने जैसा क्या है, सब तो समझने जैसा है। एक बार कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो गया तो फिर सब हो जाएगा।